जिनको संत की उपाधि दी जा सकती है, मेरी राजनीति, भारतीय राजनीति में वास्तव में जिनको संत की उपाधि दी जा सकती है, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय रघु ठाकुर जी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शंभू दयाल बघेल जी, समाजवादी आंदोलन के हमारे साथी श्याम सुंदर सिंह यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के, उपाध्यक्ष, हमारे जमाने में राष्ट्रीय महासचिव थे, हमारे ऐसे साथी जिन्होंने राजनारायण जी के साथ आंदोलन किया, लाठियां खाई, जेल का भी सफर तय किया और आज भी उस समाजवादी आंदोलन की अलग जलाने का निरंतर प्रयास करते हैं। आदरणीय कादरी साहब, हमारे बुंदेलखंड से आए हुए सम्मानीय विधायक जी, बंडा के विधायक, कार्यक्रम का संचालन कर रहे पचौरी साहब, उपस्थित साथियों और दोस्तों, यहां आम आदमी पार्टी के पार्षद जलद जी, पंकज गुप्ता जी और हमारी प्रवक्ता रीना गुप्ता जी भी बैठी हैं, पूर्व पार्षद कृष्णावती जी और बुंदेलखंड से जितने भी हमारे साथी आए हैं, सबका इस दिल्ली की धरती पे अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप एक संघर्ष के कार्यक्रम में यहां शामिल होने के लिए आए। साथियों और दोस्तों, अभी जब ज्ञापन में पढ़ रहा था तो काफी विस्तार से रघु जी ने लिखा हुआ है सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा के इस ज्ञापन में कि जिस बुंदेलखंड के क्षेत्र की आबादी लगभग 8 करोड़ है, 6 से 7% है, उस बुंदेलखंड के विकास के लिए मात्र 0.3% बजट का हिस्सा दिया जाता है। बुंदेलखंड के विकास की बहुत चर्चा होती है, वहां गरीबी है, भुखमरी है, पलायन है, इस बात की बड़ी चर्चा होती है, पीने की पानी की समस्या है, संकट है, इस बात की भी चर्चा होती है। लेकिन जब भारत का बजट निर्धारित होता है तो मात्र 0.3% हिस्सा बुंदेलखंड क्षेत्र को आता है। ट्रेनों का संचालन नहीं है, वर्षों वर्षों से लड़ाई हो रही है। आज बुंदेलखंड अगर विकास से मीलों दूर है तो उसके पीछे जिम्मेदार है दिल्ली में बैठी हुई सत्ता और सत्ता में बैठे हुए लोग जो बुंदेलखंड का विकास नहीं करना चाहते, अपने विकास में दिन रात लगे हैं। और अभी भारत का बजट आया, तो नौजवान देख रहा था हमारे लिए नौकरी कहां है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी मोदी जी ने, बजट में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं, नौजवान निराश हो गया। माताएं बहने आटा का, दाल का, चावल का, तेल का, दूध का, छाछ का, कैंसर की दवा का, किडनी की दवा का, टीबी की दवा का, हार्ट की दवा का, सब कुछ महंगा हो गया। माताओं बहनों का चूल्हा महंगा हो गया। उनको चिंता थी कि महंगाई मोदी जी कम करेंगे, महंगाई कम करने का कोई प्रावधान नहीं, माताएं बहनें निराश हुई। किसान को उम्मीद थी, जो दिन रात परिश्रम करके अपना फसल पैदा करते हैं, सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम आपके फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आमदनी 2 गुना कर देंगे। फसल के दाम बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं, किसान निराश हुआ और मनरेगा के मजदूरों को उम्मीद थी कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाएगी, हमारे श्रम की कीमत दी जाएगी, हमारे पसीने और
उनकी कीमत दी जाएगी। मनरेगा का बजट घटा दिया गया, उनको भी निराश किया गया। तो किसान नाराज, मजदूर नाराज, माता बहनें नाराज, व्यापारी नाराज, सब कुछ नाराज है। तो खुश कौन है इस बजट से? मालूम है कौन खुश है? इस बजट में हिंदुस्तान के किसान के लिए पैसा हो ना हो, माता और बहनों की महंगाई कम करने के लिए पैसा हो ना हो, नौजवान को रोजगार देने के लिए पैसा हो ना हो, मजदूर को मजदूरी देने के लिए पैसा हो ना हो, लेकिन भारत की मोदी जी की सरकार ने तालिबान को सैकड़ों करोड़ रुपए देने का काम किया। तालिबान को बजट से तालिबान खुश है, तालिबान खुश है। अखबारों में हेडिंग निकली, सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी वालों ने तालिबान को दे दिया। मैंने पूछा क्यों दे दिया, तो मुझे एक ही बात समझ में आई, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे खतरनाक पार्टी है। वो इस देश को तोड़ना चाहती है, राष्ट्रीय एकता को खंडित करना चाहती है, हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहती है। जब भी हम बात करते हैं अपने मुद्दों की, किसान की, नौजवान की, रोजगार की, महंगाई की, मजदूरी की, कभी पठान फिल्म लेके आ जाते हैं, कभी कोई हिंदू मुसलमान की नौटंकी लेके आ जाते हैं। हमको ये नौटंकी नहीं चाहिए, हमको हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की उन्नति चाहिए, विकास चाहिए। तुम्हारे विकास के रास्ते से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सरकार किसके लिए काम कर रही है साथियों, इसका खुलासा भी कुछ दिनों पहले हुआ। और मुझे फक्र है कि आपके आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका मिला है। मैंने देश की संसद को अडानी के घोटाले के मुद्दे पर चलने नहीं दिया, लगातार संसद को बाधित किया और सरकार से पूछा कि अडानी के घोटालों का जवाब दो। लेकिन जवाब देंगे कैसे? क्योंकि मैंने नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मनरेगा के मजदूर के लिए पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं है, किसान के फसल के दाम के लिए पैसा नहीं है, नौजवान को 4 साल का अग्निवीर बना रहे हो, 17 साल में सैनिक बन जाओ, 21 साल में पूर्व सैनिक बन के बेरोजगार घूमो। लेकिन सारा पैसा गया कहां? सारा पैसा कहां गया मालूम है आपको? सारा पैसा गया मोदी जी के मित्रों के पास। मित्रों मित्रों मित्रों, कितना पैसा गया मालूम है आपको? कितना पैसा गया? अकेले अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा दिया। 2.5 लाख रुपए का अगर लोन श्याम सुंदर जी यादव को लेना हो तो इनकी चप्पल घिस जाएगी, पसीने से तरबतर हो जाएंगे। 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिलेगा। एक किसान को अपने खेत के लिए 2.5 लाख चाहिए, कर्जा नहीं मिलेगा। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 2.5 लाख चाहिए, कर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन वारे नरेंद्र मोदी जी, अपने मित्र अडानी को तुमने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया। और सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं दिया, पाताल में चले जाओ तो कोयला, गैस और आयरन और दे दिया। जमीन पे आ जाओ तो बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया। समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट दे दिया, और आकाश में चले जाओ तो एयरपोर्ट से लेके हवाई जहाज दे दिया। आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। और जब व्यापार में घाटा होने लगा तो मालूम है कितने का कर्जा माफ किया? 84,000 करोड़। श्याम सुंदर जी कह रहे 84,000 रुपया नहीं, 84,000 करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना कर्जा माफ किया। एक व्यक्ति को
करोड़ का कर्जा माफ कर दिया और उसको दुनिया का 2 नंबरी अमीर बना दिया। 2 नंबरी अमीर, 2 नंबरी अमीर। और जब टैक्स देने वालों की सूची में उसका नाम आया तो हिंदुस्तान के टॉप 15 टैक्स पेयर में यानी कि 15 सबसे बड़े करदाताओं की सूची में अडानी का नाम नहीं था। बताओ, इतने बड़े घोटालेबाज की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही मुद्दा मैं संसद में उठा रहा था। और उसका घोटाला क्या है मालूम है आपको? क्या है घोटाला पता है? उसका भाई है विनोद अडानी, जो विदेश की नागरिकता ले चुका है। उसने मॉरिशस में 6 कंपनी खोली, एक ही पते पे, एक पते पे 6 कंपनी खोली। साधारण भाषा में समझो, मॉरिशस जैसे छोटे से देश में एक पते पर 6 कंपनी खोली। 6 कंपनी का डायरेक्टर एक, सेक्रेटरी एक। उस 6 कंपनी की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, और उस 6 कंपनी के माध्यम से भारत की अडानी की कंपनियों में आया 42,000 करोड़ रुपया। कितना आया? कितना आया? कितना आया? 42,000 करोड़ रुपए। बताओ बुंदेलखंड का विकास कैसे होगा? सारा माल तो मोदी जी अडानी को सप्लाई कर रहे हैं, आपका विकास कैसे होगा जरा बताओ। और अगर ये सुनकर भी हमें नौजवानों को गुस्सा नहीं आता, मजदूरों को गुस्सा नहीं आता, माताओं बहनों को गुस्सा नहीं आता, मजदूर भाइयों को गुस्सा नहीं आता, तो बिल्कुल मोदी को राज करने का हक है। और अगर गुस्सा आता है तो इनको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, गद्दी से उतार के इनको सड़क फैलाना पड़ेगा, सड़क फैलाना पड़ेगा। एक आदमी को देश के सारे संसाधन, सारे पैसे दे रहे हो, और 8 करोड़ की आबादी जिस क्षेत्र में रहती है उसके विकास के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं, बुंदेलखंड के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं। हम बात करते हैं रोजगार की, तुम बात करते हो हिंदू मुसलमान की। हम बात करते हैं महंगाई की, तुम बात करते हो हिंदू मुसलमान की। हम बात करते हैं किसान की, तुम बात करते हो हिंदू मुसलमान की। देश को तोड़ने की, खंडित करने की, नफरत फैलाने की बात करते हो। इस नफरत की राजनीति को बुंदेलखंड के लोग और इस देश के लोग अपने संघर्ष और आंदोलन से दफन करने का काम करेंगे। हम इसको जमीन के अंदर दफन करने का काम करेंगे। मैं नाम पढ़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। अगर बाबू हरि सिंह जी का नाम है तो उसके साथ अब्दुल गनी खान का भी नाम है। और अब्दुल गनी खान हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसने अपने समाज के खिलाफ जाकर स्लॉटर हाउस के खिलाफ आंदोलन किया और कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को अगर जिस चीज से कष्ट होता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग इस देश में पैदा हुए, ऐसे लोगों से देश बना है, ऐसे लोग ही इस देश को आगे लेके जाएंगे। हम मिलजुली संस्कृति के देश है, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जितने भी धर्म हिंदुस्तान में रहते हैं सबको बराबरी से रहने का हक है इस देश के अंदर। हमसे कल एक पत्रकार कह रहा था हिंदू राष्ट्र के बारे में भाजपा ही कह रहे हैं। हमने कहा भाजपा 1 नंबर के चोर है। मैंने कहा 1 नंबर के चोर है। भारत के संविधान पर हर तरह का देश के प्रधानमंत्री ने सौगंध ली है, और उस भारत के संविधान में, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को नहीं मानता वो बाबा साहब को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता, और भारत के प्रधानमंत्री को पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमको इस संविधान में भरोसा नहीं है। आप इस देश को तोड़ना चाहते हो? ये 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में जो मॉरिशस से आया है, करीबियाई देशों में 48 कंपनी खोल के आया, ये किसका पैसा है? ये किस आतंकवादी संगठन का पैसा है? मोदी जी बताओ। ये आपका पैसा है, आपके मंत्रियों का है, अधिकारियों का है, किसका पैसा है बताओ? क्या देश के अंदर हिंसा कराना चाहते हो? देश को तोड़ना चाहते हो? देश को खंडित करना चाहते हो? तमाम ये सवाल आज देश के लोग पूछ रहे हैं। कल को आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, कोई राष्ट्र की बात करेगा, कोई राष्ट्र की बात करेगा।
ये राष्ट्र 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना है, याद रखना मोदी जी। और इस राष्ट्र की ओर जो भी तुच्छी निगाह करने की कोशिश करेगा, हम सब मिलकर उसको पराजित करने का काम करेंगे। भारत एक है और भारत के संविधान से चलेगा। साथियों और दोस्तों, आज ये बुंदेलखंड का जो विषय है, जब आदरणीय रघु जी का आदेश होता है पार्लियामेंट में, मैंने उठाया है। कई नेताओं से, मंत्रियों से मिलकर उनको समय समय पर ज्ञापन भी दिया है, आवाज उठाई है। आगे भी आपकी लड़ाई में चाहे सागर आना होगा, चाहे ललितपुर आना होगा, चाहे बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र में भी आप बुलाएंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में, रघु जी के एक सिपाही के रूप में आपके बीच में हाजिर रहूंगा। और जिस देश की संसद में आपने भेजा है, वहां तो वैसे ही भाजपाई हमसे परेशान रहते हैं। आपका जो भी मुद्दा होगा, पूरी दमदारी और मजबूती के साथ उसको उठाने का काम करेंगे। भारत की राजनीति की सबसे कायर कौम है, इनसे डरना मत। मैं तो कहता हूं भाजपाइयों को कि तुम बंदर भुड़की करते हो, बंदरों की तरह खो 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 खो, और एक पैर मारे जाए तो तुरंत भागते हैं बंदर। तो इसलिए इनसे होशियार रहिए, इनसे होशियार रहिए। वो हमारे यहाँ बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। तो भारतीय राजनीति के भाजपाई ऐसे नक्काले से सावधान रहना भैया। जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें, समझ लो तुम्हारी जेब काट रहे हैं, बस ऐसे जेब देख लेना तार से। जैसे हिंदू मुसलमान शुरू करे, तुरंत जेब देखो, महंगाई बढ़ने वाली है शायद। जैसे हिंदू मुसलमान शुरू करे, सब लोग रोजगार, बेरोजगारी बढ़ने वाली है देश में। तुम्हारे ऊपर जब तुम्हारे पेट पर लात मारते हैं, तुमको नकली मुद्दों में उलझा के तुम्हारे पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम करते हैं। इसलिए पूरी निगाह से, सच्चाई से इनकी ओर देखते रहो। ये बेईमान लोग हैं, ये देश का भला कतई कर नहीं सकते। बुंदेलखंड के इस मुद्दे को आज जंतर मंतर की धरती पर आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उठाने का काम किया है, लेकिन इसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। और इस आंदोलन को व्यापक बनाइए और बड़ा बनाइए, और पूरे बुंदेलखंड के लोगों को इकट्ठा करके तब यहाँ मोदी जी से हिसाब मांगा जाएगा कि जब हमारी आबादी 8 करोड़ है तो हमको 0.3% का क्यों तुम बजट देते हो। अगर हमारी आबादी 8 करोड़ है तो हमारे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे यातायात की सुविधा के लिए, हमारे रोजगार के लिए तुमने क्या काम किया। अगर हमारे क्षेत्र में इतनी सारी नदियां हैं तो हमारे पीने के पानी के लिए तुमने क्या काम किया। अगर हमारे क्षेत्र से इतने महापुरुष हुए, बाबू हरि सिंह जी से लेकर अब्दुल गनी खान से लेकर मेजर ध्यानचंद, उनके लिए जो पुरस्कार और सम्मान हम मांग रहे हैं, भारत रत्न और खेल रत्न का, वो तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार और हक है जो तुमको देना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है, ये चिंगारी जो आपने यहाँ जंतर मंतर पे जलाई है, इसको और बढ़ाएंगे आगे। आदरणीय रघु ठाकुर जी, यहाँ पर विधायक जी और हमारे पुराने सारे साथी, हम सब मिलकर इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, रघु ठाकुर, रघु ठाकुर, रघु ठाकुर। देश के नेता कैसा हो, मजदूरों का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।